स्ट्रेटजी मैनेजिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, इसमें हम देखेंगे टेबल स्पेसिस और फिर उनमें डाटा फाइल्स, फिर उसमें स्पेस एलोकेशन कहते हैं। पहले गो थ्रू कर लेते हैं। टेबल स्पेसिस आपके पास यू हैव टू टाइप्स ऑफ टेबल स्पेसिस। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक आपकी डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसिस होती हैं, डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसिस, और एक होती है लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस। एक LMTs होती हैं और एक DMTs होती हैं। डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसिस ओरेकल 8i तक हो सकती थी, 8i ऑनवर्ड लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस आ गई, और ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप लोकली मैनेज टेबल स्पेसिस ही यूज करें। डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसिस की सपोर्ट स्टिल अवेलेबल है, लेकिन ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि एक डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस, आपकी टेबल स्पेस A है, उसमें 2 डाटा फाइल्स हैं। तो डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस में, टेबल स्पेस का अगर आर्किटेक्चर देखें तो टेबल स्पेस कंटेन्स डाटा फाइल्स, डाटा फाइल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सटेंट्स, एक्सटेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। ठीक है, तो अब जो स्पेस एलोकेशन है वो टेबल स्पेस लेवल पे होती है, और जो मिनिमम स्पेस एलोकेशन यूनिट है वो है एक एक्सटेंट। जो एक सेगमेंट को जब कोई आप टेबल क्रिएट करते हैं, वो किसी भी टेबल स्पेस की किसी डाटा फाइल में जाके क्रिएट होता है, तो उस टेबल को, उस सेगमेंट को एक एक्सटेंट एलोकेट होता है। मिनिमम स्पेस एलोकेशन यूनिट इज 1 एक्सटेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये एक्सटेंट एलोकेशन डी एलोकेशन की जो मैनेजमेंट है एक डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस में, वो डाटा डिक्शनरी के थ्रू होती है। डाटा डिक्शनरी के थ्रू कैसे? डाटा डिक्शनरी में फॉर एग्जांपल एक टेबल है कोई, जैसे $$ के नाम से, यूज एक्सटेंट्स टेबल के नाम से एक टेबल है, जिसमें आपकी सारी जितनी भी डाटाबेस में जितनी भी टेबल स्पेसेस हैं, उनमें जितनी भी डाटा फाइल्स हैं, उनमें जितने भी एक्सटेंट्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन इस एक सिंगल टेबल के अंदर है। तो अब जब स्पेस एलोकेशन होती है तो इस टेबल को जाके स्कैन किया जाता है कि फलां डाटा फाइल के अंदर कौन सा एक्सटेंट फ्री है। हर एक्सटेंट का एक यूनिक नंबर है, तो वो फिर उसको एक्सटेंट नंबर उसको सारे स्कैन करना पड़ते हैं। जो उसको फ्री एक्सटेंट मिलता है वो एक्सटेंट जाके एलोकेट करता है उस सेगमेंट को, तो फिर जाके टेबल को अपडेट करना पड़ता है कि ये एक्सटेंट अब फ्री नहीं रहा, अब ये एलोकेट हो गया हुआ है। तो ये जो एलोकेशन डी एलोकेशन है, ये एक डाटा डिक्शनरी के टेबल्स के थ्रू होती है, एक टेबल या मल्टीपल टेबल्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो अब ये दिस इज पॉइंट ऑफ कंटेंशन, क्योंकि अगर आपकी स्पेस एलोकेशन डी एलोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये एक सिंगल टेबल के ऊपर बहुत सारे कंकरेंट यूजर्स डाटा क्यूरी कर रहे होंगे, अपडेट्स कर रहे होंगे, और जब भी स्पेस एलोकेट होगी तो एक्सटेंट एलोकेशन के लिए यहाँ पे अपडेट होगा, डी एलोकेट होगा तो तब भी ये टेबल अपडेट होगा। तो वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था। परफॉर्मेंस इश्यूज के हाईली कंकरेंट इन्वायरमेंट्स में परफॉर्मेंस इश्यूज बहुत ज्यादा थे उसमें। तो ओरेकल ने फिर, ओरेकल डिस्करेज करता है कि आप डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस यूज करें। ओरेकल रिकमेंड करता है कि आप, इसका सोल्यूशन उन्होंने दिया कि आप लोकली मैनेज टेबल स्पेस यूज करें। अब लोकली मैनेज टेबल स्पेस में क्या होता है, अब उसमें डाटा डिक्शनरी इन्वॉल्व नहीं है, आपकी हर टेबल स्पेस में हर डाटा फाइल के हेडर में बिट्स रख दी गई हैं। इस डाटा फाइल में जितने भी एक्सटेंट्स होंगे उतनी बिट्स होंगी। इनिशियली वो बिट्स की कोई वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल उन बिट की वैल्यू लेट से कहते हैं जी 0 है, 0 का मतलब है वो एक्सटेंट फ्री है। अब जब भी कोई टेबल क्रिएट होगा, ये एक लोकली मैनेज टेबल स्पेस है, तो अब जब भी कोई टेबल क्रिएट होगा तो वो जो सर्वर प्रोसेस टेबल क्रिएट कर रहा है वो उस डाटा फाइल के हेडर को स्कैन कर लेगा। जो पहली उसको बिट 0 मिलेगी, लेट्स से बिट 1 जो उसको 0 मिल गई, इसका मतलब इस टेबल स्पेस की इस डाटा फाइल में जो एक्सटेंट नंबर 1 है वो फ्री है, उस बिट को 1 करेगा और वो एक्सटेंट एलोकेट कर देगा उस टेबल को, तो उसको डाटा डिक्शनरी में नहीं जाना पड़ा। तो अभी डिसेंट्रलाइज कर दिया ओरेकल ने, एक्सटेंट्स या स्पेस एलोकेशन डिसेंट्रलाइज कर दिया। फायदा क्या हुआ, हर टेबल स्पेस की हर डाटा फाइल के हेडर में स्पेस एलोकेशन की रिक्वेस्ट वहां से फुलफिल हो रही है। ठीक है, और जल्दी हो रही है। अब आप इंस्टेंट के एक टेबल के ऊपर सारा का सारा लोड जाता, अब वो डिसेंट्रलाइज कर दिए हैं। ये कहलाता है एक्सटेंट मैप। आपका बिट मैप, इसको बिट मैप कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंट बिट मैप, जो कि आपका जो ये बिट्स हैं, एक बिट आपके सेट ऑफ ब्लॉक्स को या एक्सटेंट्स को रेफरेंस कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है, और आपकी जो बिट की वैल्यू है वो बताती है कि आपका एक्सटेंट एलोकेटेड है या अनएलोकेटेड है। तो बाय डिफॉल्ट ओरेकल 9i ऑनवर्ड जब आप कोई टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं तो आपकी लोकली मैनेज टेबल स्पेस बनती है। अगर आपने डिक्शनरी मैनेज बनानी हो तो क्रिएट डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस का कीवर्ड यूज करना पड़ता है आपको, और अगर आप लोकली मैनेज बनाते हैं, कीवर्ड नहीं यूज करना पड़ता, आपको एक्सटेंट मैनेजमेंट डिक्शनरी बतानी पड़ती है। क्रिएट करके देखते हैं टेबल स्पेस। अच्छा, मैं एक टेबल स्पेस क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल स्पेस माई TDS, दैट्स इट, मैं इतना दे देता हूँ।
ये देखता हूँ ये इतने से। वैसे आप जब आपको पूरी टेबल स्पेस आप क्रिएट करते हैं तो उसमें मिनिमम आपको क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, डाटा फाइल, सिंगल कोट्स में उस फाइल का नाम और पाथ, साइज और उसका साइज देना होता है। दैट इज द मिनिमम जो स्टेटमेंट आप देते हैं। लेकिन अगर आपने OMF इनेबल किया हो तो फिर आप सिंपली क्रिएट टेबल स्पेस दे दें तो वो फिर खुद ही टेबल स्पेस क्रिएट कर लेगा। अब ये ASM पे है, ये फास्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये रीज़न ये है कि अब ये जो ASM डिस्क पे हुआ है वो बहुत स्लो है यहाँ के, क्योंकि हमने उसके ऊपर मल्टीपल पार्टीशंस की हुई हैं और पार्टीशन करके फिर हमने उसको वॉल्यूम बना के एक ASM के अंदर वो डिस्क को यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे वो ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेगा। तो आपके पास एक व्यू है DBA_टेबल स्पेसिस का, जो कि आपको बताएगा सेलेक्ट टेबल स्पेस _नेम एक्सटेंट _मैनेजमेंट फ्रॉम DBA_टेबल स्पेसिस। देखें सारी लोकल है। और अगर आपने डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस क्रिएट करनी हो तो क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, डाटा फाइल का नाम और पाथ, साइज और एक्सटेंट मैनेजमेंट डिक्शनरी बताते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके डेटाबेस में सिस्टम टेबल स्पेस लोकली मैनेज्ड है तो आप डेटाबेस में डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस नहीं रख सकते। आपके 9i में या 10G में आप देखेंगे बाइट वाला सिस्टम टेबल स्पेस वो डिक्शनरी मैनेज रखता है, बाकी सारी टेबल स्पेसिस लोकली मैनेज होती हैं। अगर आपके डेटाबेस में सिस्टम टेबल स्पेस डिक्शनरी मैनेज है तो फिर आप दोनों तरह की टेबल स्पेसिस रख सकते हैं, डिक्शनरी मैनेज भी, लोकली मैनेज भी। लेकिन अगर आपकी सिस्टम टेबल स्पेस लोकली मैनेज है तो फिर आप कोई भी टेबल स्पेस डिक्शनरी मैनेज नहीं रख सकते, सारी की सारी लोकली मैनेज की होंगे। यहाँ तक क्लियर है जी। देखिए टेबल स्पेस लेवल पे इंक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं ना 11G ऑनवर्ड, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका डाटा प्रोटेक्ट हो जाएगा। जी जी जो डाटा उसके लिए लेकिन आपको एडवांस जो सिक्योरिटी के फीचर्स है ना वो भी साथ इनेबल करने पड़ेंगे आपको। सो टेबल में डाटा कैसे स्टोर होता है, आपने एक टेबल क्रिएट किया, उसके लिए ओरेकल एक सेगमेंट क्रिएट करता है, उस टेबल को ओरेकल एक्सटेंट एलोकेट करेगा। और एक्सटेंट की एलोकेशन मैंने भी आपको बता दी, दो तरह से हो सकती है। डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस में उसको डाटा डिक्शनरी में जाना पड़ता है, लोकली मैनेज टेबल स्पेस में उस टेबल स्पेस की डाटा फाइल के हेडर में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो फिर वो टेबल लेवल पे उसमें डाटा इंसर्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपकी स्पेस मैनेजमेंट 2 लेवल पे होती है, ठीक है। स्पेस मैनेजमेंट इज हैंडल्ड एट 2 लेवल्स, ठीक है। पहला तो हमने देखा जी टेबल स्पेस लेवल पे आपकी स्पेस मैनेजमेंट होती है, और वो 2 तरह से हो सकती है, या तो वो डिक्शनरी मैनेज्ड है या लोकली मैनेज्ड है। और ये क्या मैनेज होती है टेबल स्पेस लेवल पे, क्या चीज मैनेज होती है, क्या मैनेज होता है जी, एक्सटेंट। आपके टेबल स्पेस लेवल पे एक्सटेंट्स की मैनेजमेंट होती है कि एक्सटेंट किसी को एलोकेट करना है या एक्सटेंट डी एलोकेट करना है, एक्सटेंट किसी सेगमेंट को देना है या एक्सटेंट किसी सेगमेंट ने से वापस रिवोक करना है, वो सेगमेंट श्रिंक हो गया या सेगमेंट ड्रॉप हो गया है तो एक्सटेंट उसे अनएलोकेट होते हैं। ये तो टेबल स्पेस लेवल पे है। दूसरी स्पेस मैनेजमेंट फिर टेबल लेवल पे या सेगमेंट लेवल पे होती है। दूसरी मैनेजमेंट सेगमेंट लेवल पे होती है। सेगमेंट लेवल पे क्या चीज मैनेज होती है, ब्लॉक्स। फॉर एग्जांपल आपका एक सेगमेंट, आपने कोई टेबल क्रिएट किया एम्प के नाम से, और ओरेकल ने उसका एक सेगमेंट क्रिएट किया, उसको एक एक्सटेंट एलोकेट किया और उस एक्सटेंट्स में ब्लॉक्स हैं। अब जब आप डाटा एंटर करना शुरू करेंगे आप, तो पहले ब्लॉक में डाटा एंटर होना शुरू होगा, जब वो फुल हो जाएगा तो दूसरे ब्लॉक में, जब वो फिल हो जाएगा तो तीसरे ब्लॉक के अंदर, एंड सो ऑन। सो एक सेगमेंट के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स में जगह है, कौन से ब्लॉक्स में स्पेस नहीं है, वो सेगमेंट लेवल पे मैनेज होती है, और वो भी 2 तरह से हो सकती है, ठीक है। हमने ये देखा कि टेबल स्पेस लेवल पे एक्सटेंट की मैनेजमेंट होती है और वो 2 तरह से हो सकती है, वो डिक्शनरी मैनेज्ड है या वो लोकली मैनेज्ड है। इसी तरीके से जब एक सेगमेंट को एक एक्सटेंट एलोकेट हो जाता है और फिर उस सेगमेंट लेवल पे ब्लॉक्स की मैनेजमेंट होती है कि कौन से ब्लॉक में डाटा इंसर्शन। अब जब कोई आप रो इंसर्ट करते हैं तो ओरेकल को कैसे पता चलता है कि इसमें इसके कौन से ब्लॉक में डाटा जाना है, तो अब वो सारे ब्लॉक्स तो स्कैन नहीं करता, एक टेबल के अंदर थाउजेंड ऑफ ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो 2 तरीके से होती है, उसको कहते हैं सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट। वो 2 तरह से होती है, एक होती है मैनुअल, ये बाय डिफॉल्ट है, और एक होती है ऑटो। मैनुअल में क्या होता है, जब भी आपको सेगमेंट क्रिएट करते हैं, सेगमेंट मीन्स के कोई टेबल या इंडेक्स, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको स्पेस एलोकेशन होनी है, वो सेगमेंट कहलाता है। और भी टाइप्स हैं लेकिन आगे वो इन्हीं के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो आपने कोई भी एक टेबल क्रिएट किया और सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो है या मैनुअल है, वो टेबल स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो टेबल स्पेस क्रिएशन बात बताते हैं कि इसमें जो सेगमेंट्स होंगे उनकी स्पेस मैनेजमेंट क्या होगी, उनकी स्पेस मैनेजमेंट ऑटो होगी या उनकी स्पेस मैनेजमेंट मैनुअल होगी। बाय डिफॉल्ट मैनुअल होती है। अच्छा, आपने अगर सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट मैनुअल है और आपने एक टेबल क्रिएट किया, तो इस टेबल के साथ ओरेकल क्या करेगा, एक छोटा सा एक और टेबल क्रिएट कर लेगा। उस टेबल को कहते हैं
टेबल को कहते हैं जी सेगमेंट लेवल पे क्यूरी करके देख लेते हैं। फ्री लिस्ट दैट इज कॉल्ड फ्री लिस्ट। तो एक फ्री लिस्ट वो एक छोटा सा टेबल ही समझ लें, उसको कुछ ब्लॉक्स एलोकेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री लिस्ट। हर टेबल के साथ एक फ्री लिस्ट होती है। इस फ्री लिस्ट में क्या होगा, अब इस सेगमेंट को जितने ब्लॉक्स एलोकेट हुए, जितने एक्सटेंट्स एलोकेट हुए हैं, उनमें जितने ब्लॉक्स हैं उन सारे ब्लॉक्स के एड्रेसेस इसमें आ जाएंगे फ्री लिस्ट में। जैसे इसको 20 ब्लॉक्स एलोकेटेड हैं तो 20 ब्लॉक्स के एड्रेसेस इस फ्री लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब जब आप कोई डाटा इंसर्ट करेंगे तो आपका जो सर्वर प्रोसेस है वो फ्री लिस्ट को जाके स्कैन करेगा, उसको जो पहले ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, इसका मतलब वो ब्लॉक अवेलेबल है। लेट्स से ये ब्लॉक नंबर 1 का उसको एड्रेस मिलता है, ये ब्लॉक नंबर 1 है। हर ब्लॉक का एक हेडर होता है, उसमें वो रो एंटर कर देगा, फिर रो एंटर कर देगा एंड सो ऑन। लेट्स से आप ये ब्लॉक्स में रो एंटर होती जाएंगी और एक ब्लॉक में कुछ स्पेस बाइट वाला खाली छोड़ देते हैं। ये तो एक तो हेडर हो गया, वो कुछ बाइट्स का है, वो तो वैसे ही निकल गया उसमें से। बाइट वाला 10% स्पेस हर ब्लॉक के अंदर फ्री रखी जाती है, वो कंट्रोल करते हैं आप पीसीटी फ्री का एक पैरामीटर होता है। वो टेबल क्रिएशन के बाद भी आप बता सकते हैं। अगर आप टेबल क्रिएशन पे नहीं बताते तो टेबल स्पेस लेवल पे जो डिफॉल्ट सेट होती है वो वैल्यू एप्लीकेबल होती है। तो टेबल स्पेस लेवल पे बाय डिफॉल्ट पीसीटी फ्री 10% सेट हुआ होता है। 10% का मतलब ये है कि जब ये ब्लॉक फुल हो जाएगा और 10% स्पेस फ्री रह जाएगी तो इस ब्लॉक में फर्दर डाटा इंसर्ट नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, वो बताता हूँ क्यों। अब जब ये लेट से 10% इस ब्लॉक में स्पेस फ्री रह जाएगी तो इस ब्लॉक का एड्रेस फ्री लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा कि अब इस ब्लॉक में डाटा इंसर्ट नहीं हो सकता। तो अब ये ब्लॉक तो फ्री लिस्ट में से निकल गया, अब फिर बाकी ब्लॉक्स फ्री लिस्ट के अंदर हैं। अब जब भी कोई दूसरा प्रोसेस आएगा या कोई भी प्रोसेस आएगा इस टेबल में उसने डाटा एंटर करना है तो उसको ये वाला ब्लॉक फ्री लिस्ट में मिले ही नहीं और उसमें डाटा ही एंटर नहीं होगा। तो इसी तरीके से दूसरे ब्लॉक में डाटा एंटर होगा, एक टाइम ये आएगा कि उसको भी फ्री लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से डाटा एंट्री होती है जब आपकी सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट मैनुअल हो आपकी एक टेबल स्पेस की। अच्छा, ये 10% स्पेस फ्री क्यों रखी जाती है? 10% स्पेस फ्री लेट्स से अगर ना रखें तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, पहले ये देखते हैं। लेट्स से आपने एक ब्लॉक में स्पेस कोई भी फ्री नहीं रखी, वो आप अपने टेबल स्पेस लेवल पे आपने कैरेक्टरिस्टिक सेट कर दी, या एक टेबल क्रिएशन के बाद आपने बता दिया जी पीसीटी फ्री 0 होगा। तो पीसीटी फ्री 0 का मतलब यह है कि वो ब्लॉक में कोई भी स्पेस फ्री नहीं रखी जाएगी, वो ब्लॉक 100% फिल किया जाएगा। अब बाद में आपकी कोई एक रो आप अपडेट करते हैं और उस रो का साइज इंक्रीज हो जाता है अपडेट करने से, तो वो रो इस ब्लॉक के अंदर फुल फिट नहीं आ सकेगी। वो पूरी रो ओरेकल क्या करेगा, यहां से उठाएगा और अब जो नेक्स्ट अवेलेबल ब्लॉक है, जो भी जिसमें इस वक्त डाटा एंटर हो रहा है या जो जिसमें स्पेस अवेलेबल है, वो पूरी रो उधर मूव कर देगा और यहाँ पे पॉइंटर छोड़ देगा कि ये रो अब इस ब्लॉक के अंदर चली गई है। तो दिस इज कॉल्ड रो माइग्रेशन। नहीं, क्यों? डिपेंड करता है ना डाटा पे। रो माइग्रेशन, आपका नाम जो है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो मेरे नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो उस हिसाब से रो स्पेस एलोकेशन होगी। ठीक है, वो वेरिएबल लेंथ होती है, वेरिएबल होगी। ठीक है, तो वो जितना जिस हिसाब से डाटा होगा, जिस हिसाब से कॉलम्स होंगे, उस हिसाब से रो लेंथ होगी। ठीक है, तो रो माइग्रेशन जो है वो क्या है, परफॉर्मेंस किलर है। अब जब ओरेकल डाटा क्यूरी करेगा तो वो एक्चुअली तो उसको इंडेक्स के अंदर जब वो क्यूरी करेगा तो इंडेक्स में रो की लोकेशन ये ब्लॉक आ रही होगी, वो ये ब्लॉक रीड करेगा, वो रो रीड करने जाएगा तो उसको पता चलेगा यहाँ पे रो नहीं है, वो रो दूसरे ब्लॉक के अंदर मूव होगी हुई है, उसको एक और आईओ करनी पड़ जाएगी, नंबर ऑफ आईओज बढ़ जाएंगी। तो आईओ अगर बढ़ जाए तो आपकी डाटाबेस परफॉर्मेंस, वो वैसी परफॉर्मेंस आपकी डाटाबेस बहुत बुरी तरह इंपैक्ट होती है। डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कितनी रो माइग्रेशन हुई है, लेकिन अगर रो माइग्रेशन होना शुरू हो जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है आपकी डाटाबेस को। तो रो माइग्रेशन से बचने के लिए आप क्या करते हैं, हर ब्लॉक के अंदर फ्री स्पेस छोड़ी जाती है जो कि आप पीसीटी फ्री के पैरामीटर से कंट्रोल करते हैं, और ये पैरामीटर आप टेबल क्रिएशन के बाद बता सकते हैं और टेबल स्पेस लेवल पे बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने टेबल क्रिएशन के बाद नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस लेवल पे ये 10% सेट हुआ होता है। तो 10% जो फ्री स्पेस रखी जाती है वो फ्यूचर अपडेट्स को कवर करने के लिए रखी जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई रो अपडेट हो तो उसी ब्लॉक के अंदर फिट आ जाए, वो उसको दूसरी ब्लॉक के अंदर मूव ना करना पड़े। ठीक है जी, ओके। एक और चीज है, फ्री लिस्ट के पास अगर मतलब एक जो है आपका ब्लॉक को फिल हो जाता है, नेक्स्ट में मूव कर देता है, पिछले ब्लॉक में से डेटा जो है रिमूव कर देते हैं, तो वापस उसमें आएगा या उसको आना चाहिए ना, आना चाहिए, नहीं तो स्पेस वेस्टेज है, नहीं तो स्पेस वेस्ट होगी। ठीक है, लेट्स से देखते हैं आप कैसे होगा वो। लेट्स से एक ब्लॉक है आपके पास और उसका कोई हेडर है और उसमें आपने 10% स्पेस फ्री रखी हुई है और ब्लॉक में डाटा आ गया,
फुल हो गया, ब्लॉक निकल गया फ्री लिस्ट में से और नेक्स्ट ब्लॉक में डाटा एंटर होना शुरू हो गया। मीन वाली इस ब्लॉक में से 2 रोज डिलीट होगी या 4 रोज डिलीट होगी। अब क्या होगा, उन 2 या 4 रोज के हिसाब से उसमें स्पेस अवेलेबल होगी है। अब इसको दोबारा से फ्री लिस्ट के अंदर इसका पॉइंटर इसका एड्रेस चला जाना चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता। एक पैरामीटर होता है, जैसे पीसीटी फ्री का एक पैरामीटर है, इसी तरीके से एक पैरामीटर होता है पीसीटी यूज्ड के नाम से, वो बाय डिफॉल्ट 40% होता है। मीन्स के जब ब्लॉक की स्पेस यूजेज 40% तक ड्रॉप हो जाएगी, जब ब्लॉक में से डाटा डिलीट होगा और यूज स्पेस 40% तक ड्रॉप हो जाएगी, 40% तक या उससे नीचे ड्रॉप हो जाएगी, तो ये दोबारा से फ्री लिस्ट के अंदर इसका एड्रेस डाल दीजिएगा। मीन्स कि ये दोबारा से ये वाला ब्लॉक कैंडिडेट फॉर इंसर्ट हो जाएगा। कैंडिडेट फॉर इंसर्ट का मतलब यह है कि आप इस ब्लॉक के अंदर डाटा इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये पीसीटी फ्री एंड पीसीटी यूज से ये 2 चीजें कंट्रोल की जाती हैं, क्योंकि अगर एक ब्लॉक में से एक रो रिमूव हुई और आपने दोबारा से उसको फ्री लिस्ट के अंदर पॉपुलेट कर दिया और दोबारा अगर वो एंटर हुई तो फिर दोबारा से आपको निकालना पड़ जाएगा। तो एक रिसोर्स इंटेंसिव काम है। तो एक ब्लॉक में सफिशिएंट स्पेस जब अवेलेबल हो जाती है तो फिर ही उसको फ्री लिस्ट के अंदर दोबारा डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हम वो फिर उस केस में जब तक वो स्पेस तक नहीं आएगा उस वक्त तक नहीं करेगा। लेकिन ये जो पीसीटी यूज्ड है ये डीएमटी टेबल स्पेसिस के लिए है सिर्फ, तो ये परसेंटेज हम खुद सेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल खुद सेट कर सकते हैं। ये डीएमटी के लिए डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस है तो फिर पीसीटी यूज्ड आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोकली मैनेज टेबल स्पेस सेट की तो फिर आपको ये सेट करने की जरूरत नहीं है। ओरेकल खुद ही हर टेबल स्पेस के हिसाब से वो ओरेकल खुद ही एडजस्ट कर रहा होता है। किसी टेबल स्पेस के लिए हो सकता है वो 10% के हिसाब से कर दे, किसी के लिए 20% के हिसाब से कर दे, किसी के लिए 30% के हिसाब से कर दे। ये फिर पैरामीटर आपने लोकली मैनेज टेबल स्पेस यूज की तो फिर आपको ये पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है। करेंगे भी तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओरेकल खुद से ही देखेगा कि आपके लिए क्या वैल्यू, मतलब कि किस हिसाब से उसको ब्लॉक में स्पेस वेस्टेज तो नहीं हो रही, फिर उसको खुद ही मैनेज करेगा। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपका एक सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट मैनुअल है तो उसमें इशू क्या आ सकता है, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या इशू आ सकता है। तो आपके जो सेगमेंट्स है उसकी स्पेस मैनेजमेंट मैनुअल है, हर सेगमेंट के साथ एक फ्री लिस्ट है और फ्री लिस्ट में सारे ब्लॉक्स के एड्रेसेस हैं, तो क्या इशू क्या आ सकता है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कोई इशू है? हाँ देखना, वो तो कोई मसला नहीं है, हर दफा देखना पड़ेगा, वो कोई इशू नहीं। इसके अलावा बताएं, जब कंकरेंट एक्सेस होंगी ना बहुत सारी, ये लेट्स से कि ये एक ऐसा टेबल है जिसमें बहुत सारे, डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारे फॉर्म्स बने होते हैं और वो फॉर्म बहुत सारे यूजर एट टाइम यूज कर रहे होते हैं, तो डाटा इंसर्शन अपडेशन आप कर रहे हैं तो एक ही फ्री लिस्ट के ऊपर कंटेंशन आ जाएगी। हाईली कंकरेंट इन्वायरमेंट्स में ऐसे होता है कि जहां पे नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर बहुत ज्यादा हो और डाटा इंसर्शन, ओएलटीपी इन्वायरमेंट में तो होता ही है, ओएलटीपी इन्वायरमेंट होती ही आपकी हाईली कंकरेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो उन केसेस में क्या होगा, फ्री लिस्ट के ऊपर बहुत सारे आपके हो सकता है कोई 60% तक आपके वेट इवेंट्स जो आए ना वो फ्री लिस्ट की वजह से आए, क्योंकि फ्री लिस्ट में बार बार क्योंकि वो ब्लॉक उसको क्या कर दिया है, रो को लॉक कर दिया है या टेबल को लॉक कर दिया है या फ्री लिस्ट लॉक हो गई है या फ्री लिस्ट के ऊपर बहुत सारे कंकरेंट एक वक्त में एक्सेस आ रही हैं, तो फ्री लिस्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाएगी, परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे। तो ओरेकल ने फिर सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट मैनुअल की जगह ऑटो कर दी। अब ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है, ऑटो कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑटो से क्या होगा, फ्री लिस्ट खत्म हो जाएगी हर सेगमेंट के साथ, सेगमेंट के हेडर में ही बिट्स आ जाएंगी। जैसे वो टेबल स्पेस के हेडर में बिट्स थी, इसी तरीके से हर सेगमेंट के हेडर में बिट्स आ जाएंगी। पहली जो बिट है वो पहले ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही होगी, दूसरी बिट दूसरे ब्लॉक को, तीसरी बिट तीसरे ब्लॉक को, एंड सो ऑन। बिट्स के स्टेट्स बताएंगे कि सेगमेंट की क्या सिचुएशन है, सेगमेंट में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। जैसे बिट 0 है तो इसका मतलब है सेगमेंट फ्री है, बिट अज्यूम करते हैं 1 है तो इसका मतलब है सेगमेंट फुल हो चुका हुआ है। तो आपकी जितनी भी सेगमेंट की मैनेजमेंट है वो फ्री लिस्ट की जगह हर सेगमेंट के हेडर में वो बिट्स रख देगा। तो बिट मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा जल्दी होती है आपके वो जो नॉर्मल इंसर्ट अपडेट ऑपरेशन से। तो एक तो बिट वाइज ऑपरेशन बहुत फास्टर होंगे, दूसरा वो डिसेंट्रलाइज हर टेबल लेवल पे, और ये एक सेंट्रल आपको टेबल उसको अपडेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट बिट्स की मैनिपुलेशन से वो कंट्रोल कर सकेगा कि कौन सा ब्लॉक अवेलेबल है डाटा इंसर्शन के लिए और कौन सा ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम जरा देखते हैं जी, ठीक है जी।
तो ये देखें, अच्छा बाय डिफॉल्ट 11G में सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो है, आप मैनुअल पे रख सकते हैं, ठीक है। 11G रिलीज 2 से पहले आपकी सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट मैनुअल हुआ करती थी। लेट्स से अगर आपने एक टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस mytbs2 डाटा फाइल साइज 10M एक्सटेंट मैनेजमेंट लोकल सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो मैनुअल या ऑटो। ये टेबल स्पेस नहीं क्रिएट हो जाएगी, उसमें एक डाटा फाइल होगी, फाइल का पाथ साइज नाम मैंने और पाथ नहीं दिया, वो खुद ही डिसाइड करेगा वो कहाँ पे रखनी है। उसका साइज 10 MB होगा। एक्सटेंट मैनेजमेंट उसकी लोकल होगी, मीन्स के लोकली मैनेज टेबल स्पेस है। एक्सटेंट मैनेजमेंट डिक्शनरी दे सकते हैं आप, और सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट मैंने मैनुअल लिखिए, मैनुअल या ऑटो दे सकते हैं, ठीक है। तो यही काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर में सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे आए, इसमें टेबल स्पेसिस पे तो आपके पास ये सारी टेबल स्पेसिस हैं। ऑटो एक्सटेंशन और डाटा फाइल्स की ऑन है कि नहीं, एलोकेशन कितनी है, स्टेटस क्या है, टाइप क्या है, एक्सटेंट मैनेजमेंट क्या है, लोकल है या क्या है, सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप एक नई टेबल स्पेस यहाँ पे क्रिएट करें तो ये सारे पैरामीटर्स आप बता सकते हैं, ठीक है। टेबल स्पेस का कुछ भी नाम दे देंगे आप। अच्छा टेबल स्पेस लोकली मैनेज्ड है या डिक्शनरी मैनेज्ड है, स्टेटस इसका ये फिलहाल छोड़ रहा हूँ मैं। उसमें एक डाटा फाइल है, बिग फाइल टेबल स्पेस है या स्मॉल फाइल है, बाय डिफॉल्ट स्मॉल फाइल होगी, इसको टिक कर देंगे तो बिग फाइल होगी। बिग फाइल का और स्मॉल फाइल का डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल फाइल में मल्टीपल डाटा फाइल्स हो सकती हैं, लेकिन एक फाइल का साइज 32 GB तक हो सकता है, और बिग फाइल में एक ही डाटा फाइल हो सकती है, और उस एक डाटा फाइल का साइज अप टू 128 टेराबाइट्स हो सकता है, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें आपको। अब ये स्टोरेज में अगर आप देंगे, टेबल स्पेस की स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसमें क्या होगा जी, वन डाटा फाइल शुड बी देयर। 10G में भी है। अच्छा स्टोरेज में अगर आप देखें तो इसमें जी एक्सटेंट साइज कितना होगा, बाय डिफॉल्ट एक्सटेंट साइज 64 किलोबाइट का होता है। आप टेबल स्पेस क्रिएशन के वक्त बताते हैं कि यूनिफॉर्म साइज होगा और साइज क्या होगा, ठीक है। आप लेट से 1 MB का एक्सटेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बता देंगे। सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट क्या होगी, ऑटो होगी या मैनुअल होगी। 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होती है, आप मैनुअल भी कर सकते हैं। देन आप कंप्रेशन करना चाहें, कंप्रेशन नो कंप्रेशन करेंगे, बेसिक करेंगे, OLTP कंप्रेशन करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। डाटा वेयरहाउस कंप्रेशन करेंगे या ऑनलाइन आर्काइवल कंप्रेशन। कंप्रेशन के एल्गोरिथम से डाटा स्टोर होगा लेकिन वो स्पेस कम लेगा। नॉर्मली अगर नो कंप्रेशन के साथ करेंगे तो वो जितनी स्पेस एक्चुअली अगर एलोकेट होनी है उतनी स्पेस एलोकेट करेगा, कंप्रेशन नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट आपकी टेबल स्पेस की लॉगिंग इनेबल होती है और इनेबल होनी चाहिए। वैसे लॉगिंग इनेबल नहीं करेंगे, नो लॉगिंग के साथ भी एक टेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और उसका फायदा ये होगा कि उस टेबल स्पेस पे जितने भी DML ऑपरेशन है वो फास्टर होंगे, लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि वो टेबल स्पेस में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिकवरेबल नहीं होंगे। आपने R1 से बैकअप लिया या फिजिकल बैकअप लिया तो नो लॉगिंग से होता क्या है कि एक टेबल स्पेस में जितने भी आपके टेबल्स होंगे उन पे जो भी DML ऑपरेशंस होंगे उनकी रीडू जनरेट नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, जब आपको DML चलाते हैं उसकी रीडू भी जनरेट होती है, उसकी अंडू भी जनरेट होती है, ठीक है। इस केस में अंडू तो जनरेट होगी लेकिन रीडू जनरेट नहीं होगी, तो फिर रिकवर आर्काइव्स भी नहीं बनेगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। आर्काइव्स नहीं बनेंगे तो वो रिकवरेबल नहीं रहेंगे लेकिन फास्टर होंगे, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ है, आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप टेबल को भी, एक पर्टिकुलर टेबल को नो लॉगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी टेबल स्पेस को नो लॉगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अप टू यू। यहाँ तक क्लियर है जी। अच्छा टेबल स्पेस में थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं। ये 3 चीज़ें जो भी हमने डिस्कस नहीं की, बेसिकली 3 तरह की टेबल स्पेसिस होती हैं आपके पास। बाय डिफॉल्ट आपकी जो टेबल स्पेस बनती है वो परमानेंट टेबल स्पेस होती है, और वो क्रिएट टेबल स्पेस के सिंटैक्स से क्रिएट करते हैं, स्टेटमेंट से क्रिएट करते हैं आप, और आगे सारे ऑप्शन उसमें आप बताते हैं। देन आपके पास एक टेबल स्पेस होती है जी टेम्पररी, वो क्रिएट टेम्पररी टेबल स्पेस का नाम टेम्प फाइल, उसका नाम और पाथ साइज एंड सो ऑन, ये चीज़ें आप बताते हैं। तो टेम्पररी टेबल स्पेस जो है वो डाटा सॉर्टिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। डाटा सॉर्टिंग के लिए आपका वैसे डाटा सॉर्टिंग या तो सॉर्ट एरिया साइज का पैरामीटर होता है, उस हिसाब से वो मेमोरी में आपको स्पेस एलोकेट होती है, वहां पे होती है, या फिर आपके पास एक होता है PGA एग्रीगेट, हमने शायद पढ़ा था, PGA एग्रीगेट होता है आपके पास, वहां पे डाटा सॉर्टिंग होगा। वहां पे भी डाटा सॉर्टिंग फिट नहीं आती तो फिर टेम्पररी टेबल स्पेस यूज होती है डाटा सॉर्टिंग के लिए। तो इस पे आगे जाके पढ़ेंगे टेम्पररी टेबल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिफॉल्ट सेट करते हैं। देन एक अनडू टेबल स्पेस होती है,
आपकी डेटाबेस में मल्टीपल टेम्पररी टेबल स्पेसिस हो सकती हैं। एक डेटाबेस वाइड आप डिफॉल्ट सेट कर देते हैं और बाकी आपके पास लेट से 2 और टेम्पररी टेबल स्पेसिस हैं। तो आपने क्या किया, 3 यूजर्स बनाए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। यूजर 1 को कोई टेम्पररी टेबल स्पेस असाइन नहीं की, तो जो डेटाबेस वाइड डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस है उसको उसका डाटा वहां पे सॉर्ट होगा अगर उसको जरूरत पड़ी डिस्क के ऊपर डाटा सॉर्ट करने की। यूजर 2 आपने बनाया, उसको टेम्पररी टेबल स्पेस ये temp1 के नाम से है, ये temp2, ये डिफॉल्ट है आपकी डेटाबेस की। अब जब भी कोई टेबल स्पेस टेम्पररी टेबल स्पेस बनाते हैं तो आप बताते हैं कि ये डिफॉल्ट है या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से ये जैसे यहाँ पे ऑप्शन है कि सेट एज डिफॉल्ट, ये आपने टेम्पररी टेबल स्पेस एक और बनाई temp2 के नाम से, एक और आपने बनाई temp3 के नाम से। आपने यूजर 2 क्रिएट किया, उसको उसकी डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस temp2 सेट कर दी। यूजर 3 सेट किया, उसकी डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस temp3 सेट कर दी। तो अब ये जो यूजर आप क्रिएट करेंगे जिनकी डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस सेट नहीं करेंगे, उनकी टेम्पररी टेबल स्पेस वो यूज होगी जो डेटाबेस वाइड डिफॉल्ट है। और एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए अलग से टेम्पररी टेबल स्पेस भी आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, जैसे नॉर्मल जो लोड है वो आपके यूजर्स उनकी डेटाबेस वाइड डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस यूज होनी चाहिए, और बाकी जो लेट से ऐसे यूजर हैं जिन्हें हैवी डाटा सॉर्टिंग करनी होती है, वो अगर आपके नॉर्मल टेबल स्पेस में जाके डाटा सॉर्टिंग शुरू कर देंगे तो वो बाकी यूजर्स के ऑपरेशंस को भी इंपैक्ट करेंगे। तो उनके लिए आप अलग से टेम्पररी टेबल स्पेस बनाते हैं, उनको वो टेबल स्पेसेस असाइन करते हैं। दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, देन इसी तरीके से आपके पास अनडू टेबल स्पेस होती है। अनडू टेबल स्पेस एक ही होगी आपकी डेटाबेस में, वो मल्टीपल भी हो सकती है लेकिन एक बार में यूज एक ही हो रही होगी। और अनडू टेबल स्पेस में सारा का सारा बिफोर चेंज डाटा जाएगा। जब भी आप कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे तो वो एक्चुअल जो इमेज है डाटा का वो अनडू टेबल स्पेस में जाएगा, और जब तक वो हाँ जब तक आप कमिट या रोल बैक नहीं करते उस वक्त तक वहां पे रहेगा, उसके बाद वहां से वॉश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस पे पूरा एक चैप्टर है, वो आगे चल के देखेंगे। डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, डेटाबेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई यूजर डाटा सॉर्टिंग करेगा तो और उसकी सॉर्टिंग मेमोरी में पूरी नहीं आ रही है, उसको हार्ड डिस्क पे जाना पड़ा है, हार्ड डिस्क पे वो जाता है, वो टेम्पररी टेबल स्पेस में डाटा एक टेम्प फाइल ही नहीं है, एरर आएगा उसको। 11G ऑनवर्ड ये है। 11G से पहले ये होता था कि अगर आपकी कोई टेम्पररी टेबल स्पेस में फाइल नहीं है तो डेटाबेस स्टार्टअप पे अलर्ट लॉग फाइल में एरर आता था, और आपको बाकी कोई इशू नहीं, डेटाबेस स्टार्टअप हो जाएगी आराम से, यूजर्स कनेक्ट होंगे यूजर्स को, लेकिन उस वक्त एरर आएगा जब वो डाटा क्यूरी करेंगे और सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और सॉर्टिंग के लिए उनको हार्ड डिस्क के ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन 11G में ये है कि आप जब डेटाबेस स्टार्टअप करते हैं तो अगर टेम्पररी टेबल स्पेस में फाइल ना मिले ओरेकल को, तो खुद ही एक फाइल क्रिएट कर देता है, तो टेम्पररी टेबल स्पेस की रिकवरी ऑटोमेटिक हो जाती है 11G के केस में। उससे पहले ये था कि आपको फाइल्स खुद ऐड करनी पड़ती थी। अच्छा, ये हमने देख लिया जी। बाय डिफॉल्ट आपके पास प्री कॉन्फ़िगर टेबल स्पेसिस है, सिस्टम के नाम से है जिसमें आपकी सारी डाटा डिक्शनरी है, सिसऑक्स के नाम से जिसमें आपकी ये जो इंटरप्राइज मैनेजर में आप जो ग्राफिकली सारी चीजें देख रहे हैं इसका स्कीमा है, सिसमैन का स्कीमा है। टेम्प है बाय डिफॉल्ट टेम्पररी टेबल स्पेस है जिसमें सॉर्टिंग होती है। अनडू TBS1 के नाम से जिसमें अनडू डाटा जाता है, और ये 2 टेबल स्पेसिस आपको क्रिएट करके दी गई है जिसमें आप कोई भी अपना यूजर क्रिएट करें जिसने टेबल स्टोर करने हैं तो उनको इनमें से कोई टेबल स्पेस असाइन करें। हम नॉर्मली ये भी रहने देते हैं, हम अपने हिसाब से टेबल स्पेसेस खुद बनाते हैं और फिर वो यूजर्स को वो असाइन करते हैं, और एक टेबल स्पेस मल्टीपल यूजर्स को असाइन की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप हर यूजर के लिए अलग टेबल स्पेस बनाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी 2 मल्टीपल बड़ी एप्लीकेशंस चल रही हैं, लेट्स एक बिलिंग सिस्टम चल रहा है और एक CRM सिस्टम चल रहा है एक ही डेटाबेस में, तो उस केस में दोनों की टेबल स्पेसेस अलग होनी चाहिए। CRM के टेबल्स अलग टेबल स्पेस में होने चाहिए, बिलिंग वाली टेबल अलग टेबल स्पेस में होने चाहिए, और ये दोनों टेबल्स या ऑब्जेक्ट अलग अलग यूजर्स के अंडर होने चाहिए या अलग अलग स्कीमास के अंडर होने चाहिए। दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, तो टेबल स्पेस के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, टेबल स्पेस क्रिएट की जा सकती है, टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर सकते हैं, टेबल स्पेस को रीड ओनली कर सकते हैं, टेबल स्पेस में डाटा फाइल ऐड की जा सकती है, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। डाटा फाइल को एक्सटेंड किया जा सकता है, उसकी ऑटो एक्सटेंशन ऑन की जा सकती है। ये सारे काम आप टेबल स्पेस के साथ कर सकते हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी और इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी। टेबल स्पेस ड्रॉप करनी हो तो ड्रॉप टेबल स्पेस का नाम इंक्लूडिंग कंटेंट्स एंड डाटा फाइल्स, इंटरप्राइज मैनेजर में जाके सेलेक्ट करें और ड्रॉप कर दें। उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, टेबल्स, इंडेक्सेस, वो सारे के सारे परमानेंटली ड्रॉप हो जाएंगे, रिकवर मतलब वो आप रिवर्ट नहीं कर सकेंगे। व्यू करना हो तो DB_टेबल स्पेसिस का व्यू है, या $_ टेबल स्पेस का व्यू है। $_ टेबल स्पेस आपको माउंट स्टेज पे भी एक्सेसिबल होगा, DB_टेबल स्पेसिस आपको ओपन स्टेज पे अवेलेबल होगा, और $_ टेबल स्पेस भी उस स्टेज पे अवेलेबल होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनके थ्रू मिल सकती है, या फिर आप इंटरप्राइज मैनेजर में टेबल स्पेसिस पे जाएं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। टेबल स्पेस के कंटेंट्स देखने हो तो उस पर क्लिक करें तो आपको ये एक्सटेंट मैप सारा दिखा देगा कि कितने यूज्ड हैं, कितने फ्री ब्लॉक्स हैं एंड सो ऑन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। लेट्स एक टेबल स्पेस को अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इसको व्यू कंटेंट्स अगर आप करेंगे, शो टेबल स्पेस कंटेंट्स, इस टेबल स्पेस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये सारे
आपके पास ये टेबल्स हैं, उन्होंने इतने साइजेस ऑक्यूपाई किए, इतने एक्सटेंशन इनको एलोकेटेड है, वो सारी इस टेबल स्पेस की तरह, और यहाँ वो उसके सारी यूजेज की डिटेल्स आपको बता रहा है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको DBA टेबल स्पेसिस और DBA डाटा फाइल्स को अगर आप ज्वाइन करके क्यूरी करेंगे तो आपको कमांड लाइन से ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। DBA टेबल स्पेसिस में से टेबल स्पेसिस की इन्फॉर्मेशन और डाटा फाइल्स की इन्फॉर्मेशन होती है DBA डाटा फाइल्स। लेट्स से आपको देखना होगा कि कौन सी टेबल स्पेस में कितनी डाटा फाइल्स हैं, उनके साइजेस क्या हैं। तो उसके लिए आपके पास जो व्यू है वो है DBA डाटा फाइल्स। लेट्स से मैं करता हूँ सिलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कामा फाइल अंडरस्कोर नेम कामा बाइट्स का एक कॉलम होता है। ओके जी, कौन सी टेबल स्पेस में कौन सी फाइल है और उसका कितना साइज है एक्चुअल, ठीक है, वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ये कितनी यूज्ड है और कितनी फ्री है वो आपको नहीं नजर। दिस इज द टोटल साइज। अब हो सकता है इसमें से सारी फ्री पड़ी हो सकता है सारी यूज्ड हो। तो कौन सी टेबल स्पेस की कौन सी डाटा फाइल में कितनी फ्री स्पेस है वो आपके पास DBA फ्री स्पेस के नाम से एक व्यू है। लेट्स से आप ले लें सेलेक्ट टेबल स्पेस नेम कामा फाइल ID आती है इसमें। लेट्स में टेबल स्पेस नेम कामा सम बाइट्स का लेता हूँ। तो हर टेबल स्पेस में कौन सी टेबल स्पेस की कौन सी डाटा फाइल में कितनी स्पेस फ्री है वो आपको DBA फ्री स्पेस में से मिलेगी। तो अगर आप सम कर लें टेबल स्पेस के हिसाब से उसको ग्रुप बाय कर लें तो लेट्स एक टेबल स्पेस में मल्टीपल फाइल्स हैं, उनका सम करके आपने देख लिया तो लेट्स से सिसऑक्स के टेबल स्पेस में मल्टीपल डाटा फाइल्स थी तो उनमें टोटल फ्री स्पेस इतनी MBs है, ये जो भी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फाइल वाइज देखना चाहें तो फाइल वाइज भी देख सकते हैं, टेबल स्पेस वाइज ग्रुप करके देखना चाहें तो आप सम का फंक्शन लगा लें और ग्रुप बाय टेबल स्पेस नेम कर लें तो आप फ्री स्पेस देख सकते हैं। हाँ जी, ओहो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया। क्या होता है जी, तो बताए व्हाट इज अ टेबल स्पेस? यस, ग्रुप ऑफ डाटा फाइल्स इज कॉल्ड अ टेबल स्पेस। ये आपको वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पूछ लेना चाहिए था। ये खैर मैंने अज्यूम किया कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है जब हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो इसलिए मैं जस्ट डायरेक्ट टेबल स्पेसिस क्रिएशन से लेके चला। ठीक है, तो वो तो आप तो नहीं ना उसका किसी टेबल से लिंक है ना किसी स्कीमा से लिंक है। ठीक है, आपके पास लेट से आपके पास टेबल स्पेस क्या है, ग्रुप ऑफ डाटा फाइल्स को एक टेबल स्पेस कहते हैं। ठीक है जी, लेट से 2 डाटा फाइल 4 डाटा फाइल्स 10 डाटा फाइल्स मिला के आपने एक टेबल स्पेस बनाई, उस टेबल स्पेस का कोई नाम दे दिया आपने। आपको टेबल यूजर क्रिएट करेंगे तो उसकी एक डिफॉल्ट टेबल स्पेस सेट करनी होती है। तो आपने यूजर 1 क्रिएट किया, उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस XYZ सेट कर दी, यूजर 2 क्रिएट किया, उसकी भी यही सेट कर दी, यूजर 3 क्रिएट किया, उसकी भी यही कर दी। तो बीसियों यूजर्स के लिए आप एक ही टेबल स्पेस सेट कर सकते हैं और उन सब के टेबल्स के लिए एक ही टेबल स्पेस में जाके स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, तो हर यूजर के लिए अलग टेबल स्पेस नहीं क्रिएट करते आप एक ही टेबल स्पेस में बहुत सारे यूजर्स का डाटा, ये दैट इज अप टू यू। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप एक यूजर का डाटा एक ही टेबल स्पेस में स्टोर करना चाहते हैं या मल्टीपल यूजर्स का डाटा एक टेबल स्पेस में स्टोर करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप एक टेबल स्पेस में मल्टीपल यूजर्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि हर यूजर के लिए डिफरेंट टेबल स्पेस बनाना चाहें, ये आपके ऊपर है, आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपके जो टेबल्स के स्टोर होते हैं जाके वो किसी टेबल स्पेस में होते हैं, टेबल स्पेस में भी किसी डाटा फाइल में होते हैं। तो टेबल स्पेस इज अ लॉजिकल थिंग और उसमें फिजिकली डाटा फाइल्स होती हैं जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर किसी जगह पड़ी होंगी और उनमें एक्चुअली आपके जाके टेबल्स और उनका डाटा स्टोर होगा। ठीक है, टेबल स्पेस एक स्टोरेज एरिया जहां पे आपके ऑब्जेक्ट्स जाके स्टोर हो रहे हैं, आपका डाटा जाके स्टोर हो रहा है।
डिस्क की पार्टीशन इसको नहीं कह सकते, उस डिस्क की पार्टीशन के ऊपर डाटा फाइल्स होती हैं। ओरेकल की फाइल्स होती हैं, 3 तरह की हमने फाइल्स पढ़ी थी, डाटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, रीड टू लॉग फाइल्स। तो ये डाटा फाइल्स टेबल स्पेस का पार्ट होती है। आप एक टेबल स्पेस बनाते हैं तो उसमें मिनिमम एक डाटा फाइल होनी चाहिए। टेबल स्पेस ऐसे एम्प्टी टेबल स्पेस नहीं बना सकते। टेबल स्पेस जब आप क्रिएट करते हैं तो कम से कम एक डाटा फाइल होनी चाहिए उसमें। तो टेबल स्पेस में क्या होती है, एक फाइल होती है जिसमें एक्चुअली आपका सारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस क्या करना चाहिए टेबल स्पेस के लिए? एक स्कीमा भी है कि उसको सुना दें। हाँ देखें, अगर आपके लेट से एक ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने डे टू डे कुछ आपने अपने टेबल्स क्रिएट करने हैं और फिर उनमें डाटा पॉपुलेट करके वो टेबल स्टॉप करने हैं, तो फिर तो मल्टीपल यूजर्स को एक ही टेबल स्पेस दे दें। लेट से आपकी जैसे बड़ी एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मॉड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके ओरेकल चल रहा है जी, या कोई भी आपका एक ईआरपी सोल्यूशन चल रहा है, तो ईआरपी में आपके पास लेट से मॉड्यूल आपने बनाए हुए जी, इन्वेंट्री का, आपने अकाउंट्स पेएबल का, अकाउंट रिसीवेबल्स का, जीएल का एंड सो ऑन। तो आप आइडियली क्या करेंगे, ये सारे जब मॉड्यूल्स आप डेवलप कर रहे होंगे तो आप हर मॉड्यूल का स्कीमा अलग रखेंगे, ऐसे ही है ना, और हर स्कीमा को दूसरे स्कीमा के टेबल्स के ऊपर राइट्स दे देंगे। तो हर मॉड्यूल का आप स्कीमा अलग रखेंगे तो आइडियली इस तरह की एप्लीकेशन में, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है, इस तरह की एप्लीकेशन में हर मॉड्यूल का या हर स्कीमा की टेबल स्पेस भी अलग होनी चाहिए। और बल्कि ये होना चाहिए कि हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम तो बहुत ज्यादा हद तक इसको फॉलो करते हैं, हम ये करते हैं कि जब हम एक स्कीमा क्रिएट करते हैं तो उसको 2 टेबल स्पेसेस एटलीस्ट असाइन करते हैं, उसके लिए 2 टेबल स्पेसेस एटलीस्ट बनाते हैं, एक टेबल स्पेस उसके टेबल्स के लिए, एक टेबल स्पेस उसके इंडेक्सेस के लिए। ठीक है, फिर इससे भी बढ़ के हम ये करते हैं कि हम टेबल्स के लिए भी मल्टीपल टेबल स्पेसेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जो छोटे लुकअप टेबल्स होंगे उनके लिए एक अलग टेबल स्पेस होगी, उसका एक्सटेंड साइज डिफरेंट होगा। जो बड़े टेबल्स होंगे जो बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे उनके लिए अलग टेबल स्पेस होगी, उसका एक्सटेंड साइज बड़ा रखेंगे हम, नेट में भी 10 MB रखते हैं, ठीक है, 5 MB रखते हैं, 2 MB रखते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हम ये इस तरह की सेग्रीगेशन भी की जा सकती है। यस, हाँ, उनका एक्सटेंड साइज, ब्लॉक साइज भी बड़ा रखा जा सकता है। तो इस तरह की ये किया जाता है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है बड़ी इन्वायरमेंट्स में, और ये करना चाहिए। इससे परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ चली जाती है। ठीक है, उसके लिए अलग डिफॉल्ट ही रखें, उसका एक्सटेंड साइज छोटा रखें, 64K का एक्सटेंड साइज रखें, ब्लॉक साइज भी डिफॉल्ट रखें। ठीक है, जो बड़ी टेबल्स हैं उनके लिए ब्लॉक साइज भी बड़ा रखते हैं, हम एक्सटेंड साइज भी बड़ा रखते हैं, और टेबल स्पेस अलग बनाते हैं। ठीक है, ओके जी, हाँ जी, ये शुड, मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस तो यही है, और इसका इम्पैक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है डेटाबेस के ऊपर। देन जी OMF, जी जी, आपके थाउजेंड्स में यूजर्स हैं, तो क्या आप उसको टेबल मैनेजमेंट से हैंडल करते हैं या उनके अकाउंट्स बनाते हैं? एक्चुअली 2 तरह की आजकल जितनी भी एप्लीकेशन अगर आपकी आ रही है ना, तो जो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आपके होंगे वो एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल किए जाएंगे, वो डेटाबेस लेवल पे नहीं। एक्चुअली डिपेंड करता है ना, 90% एप्लीकेशन, बल्कि 90% नहीं करना चाहिए, 70% एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें जो डेटाबेस आपकी एप्लीकेशन जो है उसमें भी यूजर मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है। मीन्स कि आप यूजर क्रिएशन कर सकते हैं, सब कुछ, उसका फिर डेटाबेस के यूजर से कोई लिंक नहीं होता। जब आप यूजर क्रिएशन एप्लीकेशन लेवल पे हैंडल करते हैं, तो जब आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो उस एप्लीकेशन के टेबल में यूजर की इन्फॉर्मेशन जाती है। फॉर एग्जांपल, हाँ, ये दोनों देखिए, बैकएंड पे एक ही यूजर कनेक्ट हो रहा होता है। दिस इज द मेजर, मतलब डाटा इस तरह का है, मतलब काफी कॉन्फिडेंशियल है, और आप उसको प्रॉपर रोल सेट प्रोविजंस डिफाइन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहते हैं कि ईमेल ऑपरेशन के लिए सर्टेन रोल्स एलोकेट करें। देखें, वो तो आप एप्लीकेशन लेवल पे भी कर सकते हैं, ये दोनों लेवल पे किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आप एप्लीकेशन लेवल पे करेंगे तो आपको कोडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि 2 लेवल्स की सिक्योरिटी आपने लगा दी एप्लीकेशन लेवल पे, तो लाइक मैंने की है, ठीक है, लेकिन थिंग इससे अगर वो यूजर आईडी एक्सपोज हो जाता है जो आप बैकएंड पे यूज कर रहे थे, कोई उसे किसी तरीके से लीक आउट हो जाता है, तो वो यूजर जब कनेक्ट होगा तो उसके पास तो फुल राइट्स है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप क्या करते हैं, फिर आप रिस्ट्रिक्ट करें कि वो उस पर्टिकुलर यूजर से जब आए तो उस पर्टिकुलर उस टूल के अलावा किसी और से ना आ सके। फॉर एग्जांपल, आपकी वो जो एप्लीकेशन है वो जावा की है, जब आप कनेक्ट होते होंगे उस एप्लीकेशन के थ्रू, तो $V सेशन में प्रोग्राम में उस प्रोग्राम का नाम आता होगा जावा, या जो भी एक पर्टिकुलर आता होगा, कि आप वो ट्रिगर लगा दें कि जब ये यूजर कनेक्ट हो तो इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आए तो फिर कनेक्ट हो सके, अदरवाइज कनेक्ट ही ना होने दिया जाए। तो ये हम ये लगाते हैं, ये हमने लगाई है दैट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। ऐसे हम नॉर्मली अभी हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन इन हाउस भी डेवलप हो रही हैं, जब प्री पैकेज एप्लीकेशन हमने लिए हैं, मैंने किसी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं देखा कि डेटाबेस में एप्लीकेशन के हर यूजर के लिए डेटाबेस में एक यूजर क्रिएट हो। एक जस्ट इन हाउस डेवलपर हमारी एप्लीकेशन,
उसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि आप देखिए, जब डेटाबेस पे आपको यूजर क्रिएट करते हैं ना, उसके लिए लाइसेंस, एक यूजर के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है आपको, ठीक है। आपको लेट से आप 1000 यूजर्स आपने क्रिएट किए डेटाबेस के अंदर, तो यू विल रिक्वायर 1000 लाइसेंसेस फॉर दैट। एक लाइसेंस आपका पता नहीं कितने डॉलर्स का लाइसेंस होगा। तो उससे बचने के लिए फिर आप ये प्रॉक्सी यूजर्स ये होते हैं ना, ये जो एप्लीकेशन लेवल यूजर्स हैं, आप ये फिर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं? हाँ, इसके अलावा कोई ड्रॉबैक नहीं। मैनेजमेंट डेफिनेटली वो है, आपका मैनेजमेंट इशू है कि फिर आपको बहुत सारे डेटाबेस लेवल पे जाके यूजर्स को मैनेज करना पड़ेगा, उनकी ऑडिटिंग की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीजें। फिर उस केस में ऑडिटिंग की सारी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एप्लीकेशन लेवल पे फिर आप हैंडल करते हैं। तो दोनों के ट्रेड ऑफ्स हैं, वो एक्चुअली आप देख के तो डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। लेकिन आज अगर आप देखें, स्टैंडर्ड जो बना हुआ है वो यही है। एप्लीकेशन लेवल के यूजर्स अलग होते हैं और बैकएंड पे डेटाबेस में एक ही यूज होता है जिसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। ओके, देन जी OMF, ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स। 3 पैरामीटर्स हैं, एक्चुअली 2 पैरामीटर्स हैं। डीबी क्रिएट फाइल डेस्ट का एक पैरामीटर है और मल्टीपल आपके पास डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग टेस्ट के पैरामीटर्स हैं। अगर आप ये पैरामीटर सेट कर दें, या ये पैरामीटर बाय डिफॉल्ट ये सेट नहीं हुए होते, ठीक है। अगर ये पैरामीटर आपके सेट ना हो तो आप कोई टेबल स्पेस क्रिएट करेंगे तो आपको डाटा फाइल का नाम भी बताना पड़ेगा, डाटा फाइल का पाथ भी बताना पड़ेगा, डाटा फाइल का साइज भी बताना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, डाटा फाइल, उसका नाम और पाथ और साइज, और फिर आप टेबल स्पेस क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार आपको पता है कि आपकी सारी की सारी डाटा फाइल्स एक ही किसी लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो फिर आप ये डीबी क्रिएट फाइल डेस्ट का पैरामीटर सेट कर दें। जैसे हमारे केस में इस डेटाबेस में सेट हुआ होगा, जब आप डिस्क ग्रुप लेवल पे आप ASM क्रिएट करते हैं ना, तो ASM में ये पैरामीटर बाय डिफॉल्ट ही सेट हो जाता है। तो आप ये जो पैरामीटर है इसमें किसी OS की डायरेक्टरी का पाथ दे सकते हैं और ASM के केस में किसी उसका डिस्क ग्रुप का नाम दे सकते हैं। शो पैरामीटर डेस्ट हमने गलत कर लिया, चलिए शो पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं। डीबी क्रिएट फाइल डेस्ट, इसमें देखिए डिस्क ग्रुप का नाम दिया हुआ है। इसमें कोई किसी यूजर 1/app/oracle/और डाटा पाथ भी दे सकते हैं आप। तो जब आपने ये पैरामीटर सेट कर दिया तो आपने OMF इनेबल कर दिया। OMF मींस ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स। अब क्या होगा, अब अगर आप कोई टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं तो आपको सिंपली देना है क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, दैट्स इट। वो इस पैरामीटर को पढ़ेगा, इस लोकेशन पे जाके एक डाटा फाइल ऐड कर देगा, डाटा फाइल का नाम भी खुद ही जनरेट कर देगा, और डाटा फाइल का साइज बाय डिफॉल्ट 100 MB होगा, और वो डाटा फाइल ऑटो एक्सटेंसिबल होगी, यानी खुद ही ग्रो करना शुरू कर देगी 100 MB के बाद। तो इसका फायदा क्या होगा, आप सिंपली ये जो टेस्ट डाटा बेसिस हैं या डेवलपमेंट डाटा बेसिस हैं, इसमें आप ये सेट कर दें। आपने कोई टेबल स्पेस में डाटा फाइल ऐड करनी है तो आपको लोकेशन देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम सारी डाटा फाइल एक ही लोकेशन पे रखते हैं या मल्टीपल लोकेशन पे रखते हैं, तो फिर हमें जाकर पूरा पाथ देखना पड़ता है। पाथ क्या है टेबल स्पेस क्रिएशन में, फिर वो पाथ देना पड़ता है, वहां पे जाके फाइल क्रिएट होती है। तो आपको यहाँ पे फिर वो पाथ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपली अल्टर टेबल स्पेस का नाम ऐड डाटा फाइल करें और पाथ नाम देने की जरूरत नहीं है। वो डाटा फाइल उस लोकेशन पे जाके ऐड हो जाएगी, उसका एक डिफॉल्ट साइज होगा और वो ऑटो एक्सटेंसिबल होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने OMF इनेबल कर दिया तो आप अपनी मर्जी से भी डाटा फाइल के नाम और लोकेशन दे सकते हैं। अगर आप टेबल स्पेस क्रिएशन के वक्त या टेबल स्पेस में डाटा फाइल ऐड करते वक्त खुद से कोई पाथ और नाम और साइज दे देंगे तो उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी, फिर ये डिफॉल्ट सेटिंग्स को नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप अपनी स्टेटमेंट में वो पैरामीटर्स नहीं देते तो फिर वो इस ऑप्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये भी कन्फिगर नहीं हुआ तो फिर एरर आ जाएगा। जैसे आपने ये पैरामीटर नहीं कन्फिगर किया और सिंपली करते हैं क्रिएट टेबल स्पेस का नाम और पाथ नहीं देते डाटा फाइल्स का, ठीक है, और साइज नहीं दे, वो एरर दे देगा आपको कि पूरी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए आपको। और अगर आपने ये सेट किया हुआ है तो फिर आपको पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से आपके पास डीबी क्रिएट ऑनलाइन लॉग डेस्ट के पैरामीटर्स हैं, अप टू 5 पैरामीटर्स हैं, ये भी आप सेट कर सकते हैं। ये आपके रीडूलॉग फाइल्स के लिए यूज होंगे, रीडूलॉग ग्रुप्स के लिए। आप ऑनलाइन रीडूलॉग ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, उसमें मेंबर्स क्रिएट करते हैं, तो हर मेंबर एक डेस्टिनेशन पे जाके क्रिएट हो जाएगा। आप सिंपली आप करेंगे क्रिएट लॉग फाइल ग्रुप और ग्रुप का नंबर दे देंगे। आपको मेंबर्स के पाथ नहीं देने पड़ते। अदरवाइज आपको जब कोई रीडूलॉग ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें बताना पड़ता है कि कितने मेंबर्स होंगे, उनके पाथ्स क्या होंगे। इस केस में आपको पाथ बताने की जरूरत नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड कि आपने OMF इनेबल कर दिया, ओरेकल मैनेज्ड फाइल्स आपने इनेबल कर लिया। तो ये 2 पैरामीटर्स हैं जो कि आपको ये सेट करते हैं। आप इनमें से कोई भी एक पैरामीटर सेट कर दें तो आपने OMF इनेबल कर दिया। और एक डीबी रिकवरी फाइल डेस्ट का पैरामीटर, ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसका फिलहाल इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने अगर ये सेट कर दिया डीबी क्रिएट फाइल डेस्ट, तो आप सिंपली क्रिएट टेबल स्पेस का नाम दे दें। आपको डाटा फाइल का नाम और पाथ देने की जरूरत नहीं है। एक टेबल स्पेस को, डेटाबेस को कैसे इनलार्ज किया जा सकता है, इनलार्ज आप कर सकते हैं कि एक टेबल स्पेस नहीं ऐड कर दें, डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। किसी टेबल स्पेस में डाटा फाइल ऐड कर दें, या किसी डाटा फाइल का साइज इंक्रीज कर दें, या किसी डाटा फाइल को ऑटो एक्सटेंड ऑन कर दें, तो आपकी डेटाबेस का साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों जी, हो सकती है कि नहीं? फॉल्स है या ट्रू है? ट्रू।
अभी हमने पढ़ा कि आप क्रिएट OMF इनेबल कर दें, ओरेकल मैनेज फाइल्स इनेबल कर दें, तो आप अपनी मर्जी से भी पाथ दे सकते हैं। मीन्स कि आप जो दे रहे हैं वो नॉन ओरेकल मैनेज फाइल्स हैं, तो जो आप नहीं पाथ नाम दे रहे हैं वो ओरेकल मैनेज फाइल्स हैं। क्यों, किस लिए फास्ट, कैसे फास्ट? क्या बताया? सही कहा आपने। तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों केसेस में मिनिमम भी एक फाइल हो सकती है और मैक्सिमम भी एक फाइल हो सकती है, ठीक है। और 100 MB मिनिमम जो फाइल एक होगी उसका साइज मिनिमम जो है वो 100 MB। तो ये 2 ओके जी, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।